नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम एक और चैप्टर लेके आए हैं क्लास 10th साइंस का, जो कि होने वाला है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। चैप्टर 4 होने वाला है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोडेड है, तो आप वहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं। हम लोगों ने पहले ही मैं आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये जो वीडियो होने वाला है, ये डिटेल्ड वीडियो नहीं होने वाला, बट रिवीजन के लिए परफेक्ट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में आपका बेस्ट रिवीजन होने वाला है, जिसमें हम कार्बन और इट्स कंपाउंड का एक भी बोल सकते हैं कि एक भी पॉइंट को छोड़े बिना पूरे चैप्टर का रिवीजन करेंगे। ठीक है, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे और रिवीजन भी करेंगे और जल्दी जल्दी भी करेंगे और 30 मिनट से 40 मिनट के अंदर इसका रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। 2 तारीख को आपका पेपर है। शुरू करते हैं। देखो, कार्बन और किट्स कंपाउंड की जब हम बात करते हैं तो इसमें एक ही टॉपिक है, एक ही एलिमेंट है जिसका नाम है कार्बन। हम पूरे चैप्टर में कार्बन की बात करेंगे, उससे बनने वाले एलिमेंट्स की बात करेंगे। तो कार्बन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसका जो नेचर होता है वर्सेटाइल होता है। वर्सेटाइल क्यों नेचर होता है वो हम अभी देखेंगे कि कैटिनेशन की प्रॉपर्टी और टेट्रावैलेंसी दोनों को शो करता है। अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करें तो 0.02% कार्बन पाया जाता है, जो कि मिनरल्स की फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसको हम CO2 बोलते हैं, उसमें भी कार्बन है। और जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर हैं वो सब कार्बन बेस्ड हैं, सब में कार्बन है। ठीक है, अब हम बात करें, अगर कोवलेंट बॉन्डिंग की बात करें तो वो कार्बन का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा इसको इतना तो हम डीप नहीं जाएंगे, हम इजीली बताएंगे। देखो क्या होता है, ये है हमारा कार्बन। ठीक है, कहाँ गया भैया कार्बन, आ जाना। अरे इसको क्या हो गया। ठीक है, हाँ देखो, ये होता है कार्बन C6। ठीक है, कार्बन का C6 होता है, यानी 2 और 4, यानी इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। इसको अगर अपना ऑर्बिट कंप्लीट करना है तो 4 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, या फिर इसको निकालना। दो ही केस बनते हैं जब हम बॉन्डिंग बनाते हैं, कि या तो 4 इलेक्ट्रॉन कोई ले ले, कोई इसको देने वाला मिल जाए कि मेरे पास भी 4 है, जा तू ले जा, बना ले अपना एक बॉन्ड। या फिर ये खुद अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे कि तू जाके खेल, मेरे 4 इलेक्ट्रॉन मेरे तो किसी काम के हैं नहीं, मेरे को तो ये परेशान करते हैं। बट इस ना ऐसा कोई एलिमेंट है जो 4 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, ना ऐसा कोई एलिमेंट है जो जिसको ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो इसका क्या हुआ कि बहुत दिक्कत हो गई कि जब NaCl बना रहा है कि Na ने एक दिया, लो बेटा Cl ने ले लिया। बट इसके साथ ऐसा नहीं होता है, तो इसको क्या बनाना पड़ता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाना पड़ता है। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब होता है इसके यहाँ पे शेयरिंग होती है इलेक्ट्रोड की, इसके यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होता। जो हम आयनिक बॉन्ड बनाते हैं उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को दे दिया होता है कि तू जा ले जा, मैं प्लस चार्ज ले रहा हूँ। इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग होती है। तो शेयरिंग कैसे होती है, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में, 1 2 3 4, हमने एक और कार्बन लिया। ठीक है, ये थोड़ा सा इधर ले लो। ठीक है, तो ये कार्बन, इसका एक बॉन्ड, मान लो ये H है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसने इसके साथ शेयरिंग कर ली। एक इलेक्ट्रॉन H है इसके पास, तो इससे शेयर कर ली। एक H ये है, इसने इसके साथ शेयर कर लिया। अगर H ये है तो इसने एक इसके साथ शेयर कर लिया, तो इसने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। अब अगर इसके ओवरऑल इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो कितने हो गए, 8। हाइड्रोजन की बात की जाए, सबके पास 2 2। हाइड्रोजन को 2 चाहिए थे तो 2 हो गए, कार्बन को 8 चाहिए थे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसी को हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। इसने क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया, जिसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। क्योंकि ना ये चार्ज दे सकता है, बहुत एनर्जी चाहिए, और ना ही ये चार्ज ले सकता है, क्योंकि इसका न्यूक्लियस भी तो इतना पावरफुल होना चाहिए, जो इतने सारे जो अपना गेन करने के लिए न्यूक्लियस की पावर इतनी एनर्जी नहीं है कि 4 इलेक्ट्रॉन निकाल सके। ठीक है, ऐसे ही ये अपना H2 है, ये भी शेयरिंग से बनता है, इसने शेयर किया यहाँ पे। ठीक है, ऑक्सीजन है, ये भी शेयरिंग करता है 2 इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, ये सब शेयरिंग से करते हैं। जैसे शेयरिंग, इसको क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। जब हम जहाँ पे शेयरिंग कर रहे हो, कार्बन करता है, हाइड्रोजन के 2 बॉन्ड कर रहे हैं, देखो ये। ठीक है, एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन था, दोनों ने शेयर करके अपना बना लिया कि चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं, हम बना लेते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड के साथ शेयरिंग कर रहा है, ये देखो। नाइट्रोजन नाइट्रोजन 3 बॉन्ड के साथ शेयरिंग कर ली, और 3 इसके कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं इधर, 2 ही बचे। इसके तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसके हो गए, 8 इसके हो गए, शेयरिंग कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है,
H2O CH4, ये सब कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इतना आपने पढ़ लिया, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसका। एक एक पॉइंट और है, ये एक पॉइंट और बता देता हूँ आपको कोवलेंट बॉन्ड में, कि जो कोवलेंट बॉन्ड होता है ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है। क्यों होता है लो? उसके पीछे का रीज़न ये है कि इनके पास वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स से बंधे हुए होते हैं। क्योंकि आयनिक बॉन्ड में तो ट्रांसफर कर देते हैं, थोड़ा दादागिरी रहती है कि भैया हमारा इलेक्ट्रॉन है, पावर चाहिए निकालने के लिए, बट इसमें वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है, इजीली ब्रेक हो जाती है, तो इसको हम लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में ट्रांसफर कर देते हैं। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होता है क्योंकि इनके पास चार्ज ही नहीं होता। वाह, आगे चलते हैं। अगर हम इसकी बात करें ना, इसका वर्सेटाइल नेचर क्यों है? वर्सेटाइल नेचर के पीछे की इसकी दो प्रॉपर्टी हैं, कि एक तो ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है और एक करता है ये टेट्रावैलेंसी की। अब ये क्या है, ये थोड़ा सा बताना चाहूँगा मैं आपको कि आखिरकार क्या है। देखो, ये है थोड़ी, एक कैटिनेशन की प्रॉपर्टी, एक टेट्रावैलेंसी की है। टेट्रावैलेंसी का मतलब ये 4 बॉन्ड बनाता है अपने साथ, 4 बॉन्ड। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, तो ये 4 बॉन्ड बनाएगा, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, तो ये हो गया टेट्रावैलेंसी। ठीक है, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी ये होती है कि कार्बन अपने साथ बहुत सारे कार्बन की एक चेन बना सकता है। ठीक है, इसमें कितने भी कार्बन जोड़ दो आप, यही होती है कैटिनेशन की प्रॉपर्टी, कि एक जो कार्बन एटम है वो बहुत सारे कार्बन एटम के साथ क्या बना सकता है, बॉन्ड बना सकता है। जैसे कि सिलिकॉन भी बना सकता है। ठीक है, अप टू 7 और 8 एटम ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या कर सकता है, 7 से 8 सिलिकॉन एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है। कार्बन का बहुत लंबा है, कार्बन कितने भी एटम बना सकता है, जितने आप चाहो उतने बना लो, बट प्रोडक्ट बनना चाहिए, ऐसे नहीं बना सकते अपने। जो पहले से अपने साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने बना के देख लिया, उन्होंने लिख रखे हैं, वही याद करने पड़ेंगे, अपने आप खुद से ना बना सकते हम लोग। टेट्रा वैलेंसी हो गई, 4 वैलेंसी होती है। ठीक है, ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, टेट्रा वैलेंसी होती है। अब बात करते हैं, अगर हाइड्रोकार्बन की बात करें, हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, दोनों बॉन्ड, दोनों होने चाहिए, कार्बन होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए, तो हम उसको हाइड्रोकार्बन बोल देते हैं, कोई बात नहीं। दो तरह के होते हैं, देखो, एक सैचुरेटेड होता है, एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या होता है, जिसमें सिंगल बॉन्ड हो। मान लो ये कार्बन है, इनने 1 2 3 4, ये लो एच 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 एच, चलो इसको एच मत दो, इसको एक सी जोड़ दो, यहाँ से सी जोड़ दो, तो ये यहाँ पे एच एच एच, तो सबके सिंगल बॉन्ड है, इधर सब सिंगल बॉन्ड है, तो इसको बोलते हैं सैचुरेटेड, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो। इसमें क्या होता है, लेस रिएक्टिव होते हैं। डबल बॉन्ड कर दो, डबल बॉन्ड करने के लिए क्या करना है, डबल बॉन्ड लगा दो सी। अब कितने एटम चाहिए, 1 2 3 4, लो हो गया कंप्लीट। तो इस ये क्या बन गया, इसके 4 हो गए, 1 2 3 4, इसके भी 4 हो गए। ठीक है, 3 बॉन्ड बना दो, 1 2 3। अब कितने एटम, एक एच एच इसको चाहिए, एक एच इसको चाहिए, तो ओवरऑल कितने हो गए, पूरा कंप्लीट हो गया। इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड, ये जो अपना इधर वाला है, जिसमें 2 या 2 से अधिक बॉन्ड बनाते हो, जिसमें एक बॉन्ड बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं, जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो सैचुरेटेड से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, अभी इतना ही जानने लायक था, एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। अब देखो, 2 3 चीज़ें हैं, 2 3, ये फॉर्मूला थोड़ा सा याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। एल्कीन, सॉरी, एल्केन एल्कीन एल्काइल। एल्केन कहाँ होता है, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो, लिख लो सिंगल बॉन्ड। जहाँ पे एल्कीन ई एन ई लगा हो, वहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक है, और जहाँ पे वाई एन ई लगा हो, वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। जहाँ पे एक बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, काम खत्म। ठीक है, इसका कॉमन फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। एन की वैल्यू 1 पुट करो तो C1H, 1 पुट करो तो ये हो गया 4, 2 पुट कर लो C2H पुट कर लो, 2 2 या 4 2 या 6, तो ये इसका बॉन्ड बनाओगे सिंगल ही आएंगे। ठीक है, आप इन दोनों में बना के देखना, आपके डबल बॉन्ड आएंगे। ठीक है, इसमें डबल आएगा, इसमें ट्रिपल बॉन्ड आएगा, आप बना के देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। चलो एक एक बना देते हो, उसमें 1 पुट करो, 1 पुट करोगे तो C1H2n यानी H2, सॉरी CnH2। ठीक है, CH2, नहीं, जो एल्कीन होता है वो कभी भी, जो एल्कीन जो होता है वो एक एटम का नहीं बनता, इसके लिए कम से कम मिनिमम 2 एटम चाहिए। इसके लिए कितने चाहिए, मिनिमम 2, इसमें भी मिनिमम 2, इन दोनों में मिनिमम 2 चाहिए, बट ये एक सिंगल का भी बन जाता है। ठीक है, ठीक है, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मिथेन होता है, मिथेन एक एटम को बोलते हैं मिथ। ठीक है, METHAN, मिथेन एग्जिस्ट करता है, जबकि मिथीन एग्जिस्ट ही नहीं करता, और मिथाइन तो बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता, ना आइन एग्जिस्ट करता, ना इन करता, एन एग्जिस्ट करता है, मिथाइन। ठीक है, आगे समझ में, बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात कही आपने, मैंने कहा ठीक है, ये आगे समझ में। आप बना के देखोगे तो समझ में आएगा, 2 पुट करो, 2 ये हो गया तो C2,
इसमें पुट करोगे तो H4 बना लो, डबल बॉन्ड आएगा। C2 टू टू या 4 और -2 2 CH2। अब इसको बनाओगे तो भी आपका डबल बॉन्ड आएगा। देखो ट्रिपल बॉन्ड बना लो, C एक H एक इधर, सॉरी एक H इधर और एक H इधर, ये नहीं आएगा, ये मैंने ऊपर भी बनाया था, ठीक है। तो ये बनाने के तरीके हैं। आप एल्केन, एल्काइन और एल्काइन। एल्काइन मतलब कितने भी एटम हो सकते हैं। एल्क लगा दिया ना हमने, वहाँ पे कितने भी एटम लगा लो। एल्काइन 1 लगा दोगे तो मिथेन, 2 लगा दोगे तो इथेन, उस तरीके से, ठीक है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये कभी कभी आ जाता है पेपर में, चांसेस ज़्यादा है पेपर में आने के, ये वाला स्ट्रक्चर। इसमें इलेक्ट्रॉन डॉट में क्या होता है, कार्बन को एटम को आप स्टार से दिखा दो 1 2 3 4, और हाइड्रोजन के एटम को डॉट से दिखा दो और इनकी शेयरिंग करवा दो। इसकी शेयरिंग करोगे तो ये बनेगा, इसकी शेयरिंग करोगे तो ये बनेगा, और इसकी पूरी शेयरिंग करवा दोगे तो ये बन जाएगा। इन्हें 2 यहाँ पे भी लिए होंगे, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर हम कुछ एल्केन, एल्काइन और एल्केन की बात कर लेते हैं। देखो ये देखो, अगर हम एक कार्बन एटम की चेन बनाते हैं तो मीथेन बोलते हैं, 2 की को इथेन बोलते हैं, 3 की को प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ठीक है। इस तरह से आगे चलता है। अगर एक कार्बन एटम है तो क्या बनेगा, CH4, 2 कार्बन एटम C2H6। ये सारे एल्केन के फॉर्मूले, ANE वाले के, ठीक है। इसमें ANE लगा है ना, तो ये सब ANE वाले के हैं, ठीक है। पेंटेन, ये सब 5 कार्बन एटम है और सब कनेक्टेड है एक एक हाइड्रोजन से। सिंगल बॉन्ड होगा सबके पास, किसी के पास डबल बॉन्ड होने की कोई प्रोबेबिलिटी है ही नहीं। आगे चलते हैं, कहाँ गया मेरा दूसरा पेज, आ जाओ, ठीक है। उसके बाद ये तो हमारा एल्केन की बात हो गई। अब बात करते हैं, देखो इसकी जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो 4 तरह के, ये 3 तरह के मान लो, 4 तरह के वैसे ही इसमें दिखाए हैं। एक होता है स्ट्रेट, जिसमें कार्बन सीधे सीधे कनेक्टेड हो, एक एटम दूसरे एटम से, तीसरे से, चौथे। एक होता है ब्रांच, एक तो सीधा कनेक्टेड हो, उसमें हम एक कोई भी कार्बन एटम और जोड़ दें तो वो ब्रांच आ गई। ये ब्रांच आ गई तो इसको बोलते हैं ब्रांच्ड, इसको बोलते हैं स्ट्रेच चेन। एक होता है साइक्लिक, जिसमें एक कार्बन एटम दूसरे से और ये पूरा एक साइकिल बना है, एक सर्कल बना है, ठीक है, उसको बोलते हैं साइक्लिक। और सैचुरेटेड का मतलब जिसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड हो, और अगर उसमें डबल बॉन्ड आ गया तो अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो ये 3 4 तरह के हैं, ये मैंने आपको बता दिए। आगे बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है। देखो सादा सिंपल डेफिनेशन में बात करें तो दोज कंपाउंड हैविंग आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। फॉर्मूला तो सेम होगा, फॉर्मूले की बात मत करो सर, फॉर्मूला सेम होगा बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। क्या होगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। कैसे हो सकता है पॉसिबल, देखो होगा C1 2 3 4, C2 C4 H गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H10। हम उससे भी निकाल सकते थे, कैसे, CnH2n+2, C4 है तो H2n+2 कितना होगा, 2 2 जा सॉरी 2 4 जा 8 + 2 10, तो H10, क्योंकि एल्केन है ये पूरा, ठीक है। तो C4H10 हो गया। अब जब इसमें काउंट करोगे ना, इसमें भी क्या होगा, C4H10 ही होगा। बट इसने क्या करा, इसकी तो सीधा सिंपल स्ट्रेट चैन थी, बट ब्रांच में हमने इसमें एक ब्रांच निकाल दी, 3 अलग कर दिया, एक इधर निकाल दिया, तो इसको बोल दिया आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन ब्यूटेन आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। इसमें भी ब्यूटेन है, इसमें ब्यूटेन कैसे, 4 है तो ब्यूट, और ANE क्यों लगाया, क्योंकि एल्केन था। ऐसे ही इसमें गिनोगे 1 2 3 4, 4 हैं तो ये 4 हो गए। H गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए। तो ये भी ब्यूट ANE है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है सारे। और ये आइसोमर क्यों है, क्योंकि स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंट है बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो इसको इसी को बोलते हैं हम लोग आइसोमर। आइसोमर किसे बोलते हैं, जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो बट स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट हो, ठीक है। अब हेटेरो एटम और फंक्शनल ग्रुप की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हेटेरो एटम क्या होता है, हाइड्रोकार्बन चेन की बात करें, एक तो हाइड्रोजन एटम होता है, जो हाइड्रोजन एटम को हटा के कोई फंक्शन, कोई भी एक ग्रुप आ जाए जो सेम वैलेंसी का हो, मतलब कार्बन एक की शेयरिंग करता है, तो एक की शेयरिंग करने के लिए कोई और ग्रुप आ जाए, ठीक है, और वो इसके साथ बॉन्ड बना ले, उसी को क्या बोलते हैं, हेटेरो एटम बोलते हैं। जो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे जो एलिमेंट, उसी को हेटेरो एटम बोलते हैं। और जो हेटेरो एटम होता है वो हो सकता है फंक्शनल ग्रुप ही हो, तो फंक्शनल ग्रुप भी बोल देते हैं उसे कभी कभी हिंदी में, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो कितना तो सिंपल है यार, तुम फिर भी डरते हो। क्यों डरते हो भाई, 2 तारीख को पेपर है तो है ना, डरना नहीं है, बोला ना डरना नहीं है, तो नहीं डरना, तो नहीं डरना, चलो डरते नहीं है तो आगे चलते हैं।
अब थोड़ी सी और बात करें अगर हम हेटेरो एटम की, तो हेटेरो एटम में देखो लिख दिया इसने, क्लोरीन और ब्रोमीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। ये हाइड्रोजन को चेंज करते हैं, खुद जाके चिपक जाते हैं। जो क्लोरीन और ब्रोमीन है उसको हम बोलते हैं हेलो ग्रुप, जिसमें क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आता है, ये सब हेलो ग्रुप के हैं, हेलोजन ग्रुप के हैं, ठीक है। अगर हम इसको बोलें तो इसको क्लोरीन को क्लोरो बोलते हैं, ब्रोमीन को ब्रोमो बोलते हैं, और ये Cl2 और Br2, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में बहुत सारे उठते हैं। अगर ऑक्सीजन के साथ H जुड़ा हुआ है OH तो एल्कोहल, अगर C एक H जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड O तो एल्डिहाइड। इसमें क्या होता है CHO बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं OH। कीटोन को बोलते हैं CO और इसको क्या बोलते हैं COOH, ठीक है। ये क्या हो गया अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और अपना कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका अभी आगे आएगा, ठीक है, आगे देखेंगे हम ये क्यों है यार, कहोगे फिर क्यों पढ़ा दिया। देखो होमोलोगस सीरीज क्या होती है, होमोलोगस सीरीज को बस इतना समझ लो कि एक हमने चेन बनाई, एक लिख दिया, जैसे जैसे हम लोगों ने AB पढ़ते हैं ना 10th क्लास में, AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक उसमें क्या होता है, एक सबसे AP की जो सबसे बेस्ट बात होती है उसमें जो D होता है ना उसका डिफरेंस सेम होता है, पीछे में से वाले में से आगे को माइनस करोगे तो सेम ही आएगा। होमोलोगस सीरीज में भी यही होता है कि जब हम इसमें से इसको माइनस करें और CH2 यूनिट आए तो हम उसको क्या बोलेंगे, होमोलोगस सीरीज। मतलब पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस करो और माइनस करने पे CH2 बचना चाहिए, इसमें से इसको माइनस करो CH2, इसमें से इसको माइनस करो तो CH2, देख लो CH, देखो OH है, OH से OH कट गया, ये क्या था C2, 2 ये एक तो एक बचा C, ये 5 था, ये 3 था तो H2। ऐसे ही इधर है, 3 में से 2 गया तो 1 और 7 में से 5 गया तो 2, और OH से तो OH कट गया, ऐसे ही इसमें कट गया, CH2 बच रहा है। जब CH2 बचेगा एक, होमोलोगस सीरीज का मतलब एक पूरी सीरीज है, सीरीज के अंदर से जब हम सक्सेसिव मेंबर को देखते हैं तो CH2 का डिफरेंस आता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। आगे चलते हैं हम, आगे चलना चाहिए भाई हमें तो, अभी क्या करें क्या करें, 2 तारीख को पेपर है भाई, पढ़ना तो पड़ेगा। और अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, तो वो इंक्रीज होगा जितना मॉलिक्यूलर मास बढ़ाते चले जाएंगे, जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल का मास होगा उतना ज़्यादा उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है, इंक्रीज होगा। अब थोड़ा सा नॉमनक्लेचर पे देख लेते हैं। सबसे पहले नॉमनक्लेचर में आपको कार्बन के नंबर पॉइंट करने हैं। कोई भी नॉमनक्लेचर के लिए आए ना, सबसे पहले देख लेना उसमें कितने कार्बन एटम है। 1 कार्बन एटम है, 2 कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम है, पहला है तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। कार्बन एटम काउंट करोगे तो वो तो तुम्हें लगाना ही है, 4 मान लो, हमने 4 लगा लिए तो क्या हो गया ब्यूट, ब्यूट लगा दिया। फिर इसमें ये देखना है कि सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, और अगर डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो ई, आइन, ब्यूटाइन, ठीक है। फिर उसको देखना है फंक्शनल ग्रुप क्या अटैच है। फंक्शनल ग्रुप का मतलब, अगर देखो ये तो मैंने आपको बता दिया, एल्कीन होगा तो एल्काइन होगा, तो अगर एल्कोहल होगा तो हम सफिक्स में OL लगाएंगे, एल्डिहाइड होगा तो AL लगाएंगे, कीटोन होगा तो ONE लगाएंगे, और कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो OIC एसिड लगाएंगे, ठीक है। ये आगे नोमेनक्लेचर बताऊंगा मैं आपको कैसे होता है। अगर क्लोरीन होगा तो ये देखो, इसमें सफिक्स नहीं लगता, इसमें प्रीफिक्स लगता है, इसमें क्लोरो लगता है, ठीक है। क्लोरीन एक ऐसा है जिसमें क्लोरो लगता है, क्लोरीन ही नहीं, ब्रोमीन और आयोडीन भी, ब्रोमीन में भी ब्रोमो लगेगा और आयोडीन में आयोडो लगेगा, IODO, ठीक है। आगे चलते हैं। और अगर सफिक्स में जैसे मीथेन है, मीथेन में ई आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, मीथेन, और अगर हमें इसको ई को हटा के ना हमको फंक्शनल ग्रुप जोड़ना है तो हम OL लगा देंगे और ई हटा देंगे, या फिर कोई भी फंक्शनल ग्रुप OL लगा रहे हो, ANE क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का OIC लगा रहे हो तो मिथेनोइक एसिड, NOIC, ई हट जाएगा OIC लग जाएगा, वैसे हम सबको लगा सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ये क्या हो गया, ये बेसिक नॉमनक्लेचर हो गया। एक न्यू नॉमनक्लेचर के आपको क्वेश्चंस मैं लास्ट में करवाऊंगा, या तो फिर हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे उसमें सारे नॉमनक्लेचर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको देख लेंगे एक बार कैसे होते हैं पेपर से पहले। आगे चलते हैं, तो आगे चलते हुए हमें पता चली कि कार्बन की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। कार्बन की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब देख लो, पहली बात, कार्बन जो होता है वो कंबशन की प्रॉपर्टी शो करता है। कंबशन क्या होता है, जब हम कोई भी कार्बन एटम को जलाएंगे, कार्बन को जब हम कोई भी एटम को जलाएंगे तो वो हमेशा प्रोड्यूस करेगा CO2 और वाटर और हीट और लाइट एनर्जी, यानी हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, और क्या करेगा H2O वाटर और CO2 क्यों करेगा, देखो CH4 है, क्या ये हमारा मीथेन है, यानी मीथेन उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया, हीट किया। अब देखो यहाँ पे हमने हीट खुद दी है तो कौन सी रिएक्शन हो गई,
एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक नहीं है। एक्सोथर्मिक क्यों है? देखो इन दोनों को जल के हीट प्रोड्यूस हो रही है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या हो रही है? देखो ध्यान से देखो, हीट रिलीज हो रही है। इन दोनों को जब बर्न किया, जब ये दोनों बर्न हुए तो प्रोडक्ट साइड में हीट और लाइट आ रही है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये। बट हम ये भी तो बोल सकते हैं सर हमने इसको हीट दी होगी, बट वो हम उस केस को नहीं लेते कि हीट दी होगी। बट ये दोनों जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम इसको बर्न करते हैं तो क्या होता है? ये हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। आगे चलते देखो, और थोड़ा सा अगर हम बात करें, देखो दो दो पॉइंट और है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रख लेना कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो ब्लू फ्लेम के साथ जलते हैं। सैचुरेटेड यानी सिंगल बॉन्डेड जितने भी होते हैं वो ब्लू फ्लेम के साथ जलते हैं, जिसमें गुड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो, मतलब एयर तरीके से सप्लाई हो उसका, मतलब इतना नहीं है कि बिल्कुल ही कम थोड़ी सी ऑक्सीजन है और जला दो तो फिर नहीं होगा ऐसे, ठीक है। बट अगर हम लिमिटेड सप्लाई कर दें सैचुरेटेड कार्बन के साथ, लिमिटेड सप्लाई कर दें तो वो कैसे फ्लेम के साथ जलेगा? येलो सूटी फ्लेम के साथ जलेगा। जब हमने लिमिट डाल दी, थोड़ी सी एयर है हमारे पास, जला लो, जलाना है तो, नहीं जलाना तो मत जलाओ। अगर बहुत सारी एयर है तब जला रहे हो तो ब्लू फ्लेम दे रहा है, और नहीं है तो येलो फ्लेम दे रहा है। ठीक है, ठीक है। सूटी फ्लेम कब देता है? जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं। ये सैचुरेटेड थे दोनों, ठीक है। अब जब अनसैचुरेटेड को जला रहे हैं तो क्या है? सूटी फ्लेम दे रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये वाला पॉइंट आपको बताना चाहिए। बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम एमिट्स ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर। ठीक है, देखो ऐसा होता है कि जो कोल और पेट्रोलियम होता है ना, अपना कोयला और पेट्रोल, जब हम इसको जलाते हैं ना तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? वो सल्फर, ऑक्साइड ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, मतलब सल्फर की जितनी भी ऑक्साइड्स हैं वो, और नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स हैं उसको प्रोड्यूस करता है। क्या? जब हम कोल और पेट्रोल को जलाते हैं। जो आप पेट्रोल को जलाने का मतलब समझ रहे हो? जब बाइक में आप 90 की 100 की या फिर बाइक चलाते भी हो, जब आप बाइक का इंजन ऑन करते हो तो उसमें जो ये होता है ना पेट्रोल, वो जलता है। तो वो क्या? ऑक्साइड ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन को प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से एसिड रेन होती है। एसिड रेन आपको पता ही होगी, जो पहली रेन होती है उसको एसिड रेन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन, देखो रिएक्शन जल्दी जल्दी करते हैं। कंबक्शन रिएक्शन समझ में आ गई? अब मैं बताऊंगा नहीं, अब मैं सीधे रिएक्शन बताऊंगा आपको। इसमें क्या था? ऑक्सीडेशन रिएक्शन में देखो, हमारा कोई भी अल्कोहल है, सॉरी कोई भी, हाँ एल्कोहल है, बिल्कुल एल्कोहल है, उसको हम KMnO4 या K2Cr2O7 की प्रेजेंस में, एल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2, ये एल्कलाइन मतलब बेसिक नेचर, एसिडिक नेचर, इन दो या तो ये ले लो या ये, दोनों नहीं लेनी, एक ही लेना है। इसकी प्रेजेंस में जब हमने इसको हीट किया KMnO4 की प्रेजेंस में, तो ये क्या होता है? एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। K2Cr2O7 की प्रेजेंस में भी करते हो तो भी क्या कन्वर्ट होता है? क्या होता है? एल्कोहल में कन्वर्ट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। 1 नंबर की 2 नंबर की रिएक्शन ये आ जाती है, सीधे सीधे पूछ लेता है। क्या वो पूछ लेता है? यहाँ से ये बनना है, बीच में क्या आएगा? सादा सिंपल क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, थोड़ा सा और है। एडिशन रिएक्शन क्या बोलती है? देखो एडिशन रिएक्शन में थोड़ा सा उल्टा होता है। क्या होता है? देखो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे पास एक कार्बन एटम है, डबल बॉन्ड कार्बन एटम है, ये अपना कोई भी आर से जुड़ा हुआ है, ये भी कोई आर से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4, ये भी आर से जुड़ा हुआ है, ये भी आर से जुड़ा हुआ है, आर कोई भी अल्काइल ग्रुप है। उसको जब हम निकल कैटेलिस्ट Na की प्रेजेंस में और H2 यानी हाइड्रोजन की प्रेजेंस में जब इसको बर्न करते हैं तो इसका बॉन्ड टूट जाता है और ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या बन जाता है? आर, ये सी था, ये आर था, ये सी था, यहाँ पे क्या था हमारा? आर था इधर, और इधर था आर, और यहाँ पे क्या जुड़ गया? एच जुड़ गया। ये एच टूटा, दो दो, एक एच इसके पास चला गया, एक एच इसके पास चला गया, और ये बन गया हमारा नया प्रोडक्ट। मतलब डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में तोड़ देता है। क्या? हमारा एडिशन रिएक्शन, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में हो रही है? निकल की प्रेजेंस में और H2 की प्रेजेंस में, ठीक है। आगे चलते हैं। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन की अगर हम बात करें, उसमें क्या होता है? हमने कोई भी ये ले लिया, एल्केन ले लिया, क्लोरीन से रिएक्शन करवा दी, ठीक है। तो ये क्या होता है? जब हम इसको क्लोरीन की प्रेजेंस में इसको रिएक्शन करवाते हैं, और सनलाइट जरूर होनी चाहिए, ठीक है। सनलाइट की प्रेजेंस में जब रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है? इसका एक हाइड्रोजन टूटता है, ये ऐसा बनता है CH3+H, और जो Cl2 दो Cl में टूटता है, एक Cl इसके पास चला जाता है, एक Cl इसके पास चला जाता है, तो बन जाता है CH3Cl+HCl, ठीक है। ये होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूट कर दिया इसने किस चीज़ को? हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके क्लोरीन ने अपने आपको CH के साथ जोड़ दिया, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। आगे चलते हैं।
देखो दो हमारे दो तीन ऐसे थोड़ा से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक बोल सकते हैं, इम्पोर्टेंट एलिमेंट बोल सकते हैं, या फिर प्रोडक्ट बोल सकते हैं। एक होता है हमारा इथेनॉल। इथेनॉल को हम लोग अल्कोहल भी बोलते हैं। अल्कोहल यानी जो आप पीते नहीं हो, अभी बच्चे हो ना, नहीं पीना चाहिए, गंदी बात होती है, ठीक है, जो आप नहीं पीते, पर आपने देखा होगा, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है आज की डेट में जो इसने अल्कोहल ना देखी हो। और अल्कोहल के रिएक्शन भी देखी है बाद में, क्या रिएक्शन होती है, ठीक है, कोई बात नहीं, देखी होगी। हाँ, तो हम कहाँ पे थे, इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड की बात करते हैं। देखो इथेनॉल और 25 मिनट हो गए, चलो कोई बात नहीं, चैप्टर खत्म होने वाला है। इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड क्या है? इथेनॉल यानी अल्कोहल ग्रुप। इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, कैसी होती है प्रॉपर्टी? मेल्टिंग पॉइंट 156 केल्विन होता है। किसका? इथेनॉल का। बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन होता है। सॉल्यूबल होता है वाटर में और बर्निंग टेस्ट होता है। कैसा? ये इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूबल होता है वाटर में, ठीक है। और नीचे आपके पास लिखा भी है, वही चीज़ लिख के दी है कि अगर आप कंजप्शन करोगे डाइल्यूट इथेनॉल का तो आपको सीरियस हेल्थ इशू और इनटेक ऑफ प्योर अल्कोहल इज लीथल, ठीक है। एक तरह से आपको अगर कंजप्शन करोगे ना डाइल्यूट इथेनॉल का तो आपकी जो हेल्थ है ना वो खराब हो जाएगी। आगे चलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें ना, देखो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा ऐसा होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज पे आ जाओ डायरेक्ट। देखो ऐसा होता है कि हमने CH2, ये कोई भी अल्काइल ग्रुप है उसके साथ OH जुड़ा हुआ है, जब हम इसकी Na के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा क्या बनता है? CH, मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप है ऐसा होता है, देखो ROH, इसकी रिएक्शन करवाई Na से तो ये क्या बन जाता है? जो हमारा R है वो तो जुड़ता ही है, ONA, H हट के Na जुड़ जाता है, ठीक है, H हटता है Na जुड़ जाता है, R और H2 बाहर निकल जाती है। हाइड्रोजन गैस जो थी वो कैसी है, वो कैसे बाहर निकल जाती है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस कैसे बाहर निकल जाती है, ठीक है, समझ में आ गया। बट जब हम अल्कोहल की रिएक्शन H2SO4 के साथ करवाते हैं और 443 केल्विन, याद रखना 443 केल्विन पे जब रिएक्शन करवाते हैं तो ये अल्कोहल जो है वो इथीन में टूट जाता है और H2O बाहर निकल जाता है। इथीन डबल बॉन्ड आ रहा है तो वहां पे टूटता है। इसके यूजेस क्या क्या हो सकते हैं? देखो प्रिपरेशन ऑफ सोप और कॉस्मेटिक्स, जो लड़कियां कॉस्मेटिक लगाती हैं ना, जो मेकअप पोतती हैं 1 1 घंटे तक, पोतती मतलब थोड़ा सा अच्छा वो नहीं कर रहा, मेकअप करती हैं, मेकअप करती हैं, ठीक है, वो अपना जो उनका रूप होता है ना उसको एक लो पॉइंट से एक हाई पॉइंट तक ले जाती है। मतलब आप ये समझना कि दो आप लेना, एक बिफोर इमेज एक लेना आफ्टर इमेज, और आप दोनों को मैच करवाना। मैं तो कह रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट भी फेल हो जाएगा उस चीज़ को कंपेयर करने में, कह रहा है ये तो थी नहीं, ये है। मतलब समझ रहे हो मैंने क्या बोला? कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट भी फेल हो जाएगा, वो बिफोर और आफ्टर की इमेज को कभी मैच नहीं कर पाएगा। मेकअप का कमाल है बेटा, वो कहाँ से बनता है? देखो यहीं से बनता है, ठीक है, वो सोप और कॉस्मेटिक्स में यूज होता है। अल्कोहल भी, ये अल्कोहल में यूज होता है, लेबोरेटरी में यूज होता है, मेडिसिन में भी यूज होता है। खा दवाई ववाई पीते हो ना, दवाई में आपने देखा होगा, कहते हैं मम्मी के जो सिरप होता है, कफ सिरप, उसके अंदर अल्कोहल होता है, आपने सुना होगा, तो वही है, ये वहीं पे यूज होता है। इथेनॉइक एसिड की बात करें, देखो अभी तक हमने क्या करा, इथेनॉल की बात। इथेनॉल से हमने इथेनॉइक एसिड कैसे बनाई थी ये देखा ना, कौन सी रिएक्शन थी? इथेनॉल से इथेनॉइक एसिड कहाँ गई? ये रही। कौन सी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडाइज कर दो किसको? अल्कोहल को, तो एसिड बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो इथेनॉइक एसिड है, KMnO4 डालते हैं ना, एल्केलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7 डालते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, थोड़ा सा याद आया ना, वही करना है। इथेनॉइक एसिड की अगर हम बात करें, देखो इसका थोड़ा सा फ्रीजिंग पॉइंट होता है 290 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट होता है 391 केल्विन। अगर हम इसकी बात करें तो मिक्सिबल होता है वाटर के अंदर। और अगर हम इसकी टेस्ट की बात करें तो टेस्ट कैसा होता है? सोर होता है, खट्टा, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि 5 से 8% सॉल्यूशन ले एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड लेना है, एसिटिक एसिड लेना है, और इस इसका 5 से 8% का मतलब थोड़ा सा मैथ समझा देते हैं आपको। 8% का मतलब 8/10, सॉरी 8/100, ठीक है। मतलब 8, अगर 8 यूनिट हमने एसिटिक एसिड लिया है तो जो बचा हुआ यूनिट है वो कितना है? ओवरऑल 100 है, बचा हुआ यूनिट पानी है। तो 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर, उसको हम बोलते हैं वेनेगर और विनेगर। और अगर प्योर एसिटिक एसिड है तो उसको हम बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ये दोनों पॉइंट याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लेना। आगे चलते हैं, थोड़ा सा इनको देखते हैं, इसकी रिएक्शन देखते हैं। किसकी रिएक्शन देखेंगे अब हम? हमने इथेनॉइक एसिड की, इथेनॉल की रिएक्शन देखी।
अब हमें देखनी है इथेनॉइक एसिड की रिएक्शन, कैसी रिएक्शन होती है। देखो ये टेबल है, थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ। आप टेबल को देखो, देख ली, पढ़ लेना, जैसे भी आप चाहो वैसे पढ़ लेना, मैंने दे दिया, आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हो, मैं डायरेक्ट रिएक्शन बताता हूँ आपको। देखो हमारे पास क्या था, एसिड था, NaOH डालोगे क्या बनेगा, CH3COO Na और H2O बाहर निकल जाएगा। अगर सिर्फ आपने Na डाला तो Na जुड़ेगा और CH3COO Na बन जाएगा, सोडियम इथेनॉइड बोलते हैं इसको, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। अगर Na2CO3 डाल रहे हैं तो CH3COO Na, CO2 और H2O और निकलेगा, ठीक है। अगर NaHCO3 डाल रहे हैं, देखो ये सब डालने पे बन सेम ही रहा है, प्रोडक्ट इधर सेम ही बनना है, ठीक है। बट थोड़ा थोड़ा इधर डिफरेंस आ रहा है कि जो बाय प्रोडक्ट बनने हैं, जो उसके साथ और प्रोडक्ट क्या बनने हैं, वो CO2 H2O बनना है, यहाँ पे सिर्फ H2O बनना है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बननी है, NHCO3 में CO2 H2। ये बिल्कुल देखो, ये और ये दोनों कुछ में कोई डिफरेंस है क्या, नहीं है कोई डिफरेंस, दोनों सेम ही बनने, ठीक है। बट डिफरेंस कहाँ आता है, डिफरेंट आता है यहीं पे। और इस रिएक्शन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद कर, मार्क कर लेना। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये रिएक्शन आएगी पेपर में, ईस्टरफिकेशन रिएक्शन, 5 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रखा हुआ है, देख लेना, मैंने गारंटी दे दी आपको, दे दी तो दे दी, बोल दिया तो बोल दिया। देखो अब नहीं रुकूंगा, कैसे देखो क्या होता है, हमने क्या लिया, ये लिया CH3COOH, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम CH3CH2, एक और CH2 लगा लो, और OH, एल्कोहल हो गया, एक एसिड एक एल्कोहल, जब दोनों की रिएक्शन करवाते हैं, सॉरी, जब दोनों की रिएक्शन करवाते हैं और किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4, डाइल्यूटेड नहीं, कंसंट्रेटेड एकदम प्योर चाहिए भाई, ऐसा थोड़ी बनता है, ईस्टर बन जाता है। देखो ईस्टर कैसे बन जाता है, यहाँ से H और यहाँ से H2O बाहर, OH ये बाहर निकल जाता है, बचा हुआ लगा दो, CH3COO CH2 CH3, आ गया समझ में, CH3COO CH3CH2, सॉरी CH2CH3, ये क्या बन गया, ये बन गया ईस्टर, ठीक है। और HOH बाहर निकल गया, HOH नहीं होता, ये H2O होता है, ठीक है। और ये याद कर लेना, ईस्टरफिकेशन रिएक्शन 110% आनी ही है, अगर ये नहीं आई तो नाम बदल लेना, मतलब नाम मत बदलना यार, मैंने क्या बोल दिया ये नाम बदल लेना अपना, अपना भी मत बदलना, BGMI ID का बदल लेना अपना, ठीक है। बहुत चल रहा है भाई। ईस्टरफिकेशन रिएक्शन क्या होती है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करती है, फ्यू ड्रॉप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं, तो फॉर्म स्वीट स्मेल। देखो ईस्टर की स्मेल कैसी होती है, स्वीट स्मेलिंग होती है, कंपाउंड जो ईस्टर होता है उसकी स्मेल कैसी होती है, स्वीट स्मेल होती है, ठीक है जी। हमने रिएक्ट करवाया NaOH, देखो ईस्टर लिया, ईस्टर के साथ जब हम NaOH की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बन जाता है, CH3COO Na जुड़ जाता है, और ये CH2CO, मतलब एल्कोहल अलग, और जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड था उसमें H की जगह Na आ जाता है। बट बाकी जब हम इसकी और रिएक्शन करवाएंगे तो ये डायरेक्ट बन भी जाएगा, H जुड़ जाएगा इसके साथ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट जब हमने ईस्टर की रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 के साथ करवाई और हीट कर दिया, उधर क्या दिया हमारा कंसंट्रेटेड, इधर क्या है डाइल्यूट, तो क्या होता है, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड और जो हमारा बाय प्रोडक्ट था ना जो पहले बने थे, जिससे हमने ये बनाया था, इसमें इसमें आप कंसंट्रेटेड डाल के हीट कर दोगे तो ये बन जाएगा, इसमें डाइल्यूट डाल के ये कर दोगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। आगे ईस्टरफिकेशन रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। देखो सोप और डिटर्जेंट की बात करते हैं और चैप्टर को खत्म करते हैं, खल्लास हो गया। देखो कितने टाइम में खत्म हो गया, और 33 मिनट हो गए, 40 मिनट में खत्म हो जाएगा चैप्टर, आप चिंता ना करें। थोड़ा सा मैंने बात में थोड़ा सा टाइम लगा दिया, वरना तो हो जाता। हाँ, तो ठीक है। देखो जो सोप और डिटर्जेंट की बात करें, सोप जो होता है वो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का विद लॉन्ग चेन, एक लॉन्ग चेन होती है उसके साथ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट जुड़ा हुआ होता है, बस। सोप की बात करें तो वो जो सॉफ्ट वाटर के साथ हमारा इफेक्टिव होता है, जबकि इनइफेक्टिव होता है हार्ड वाटर के साथ। डिटर्जेंट जो होता है वो अमोनियम सॉल्ट होता है और सल्फोनेट सॉल्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, और वो लॉन्ग चेन दोनों में के अंदर होती है, बट ये हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों के साथ इफेक्टिव होता है, क्या डिटर्जेंट, बट ये सिर्फ और सिर्फ हार्ड सॉफ्ट वाटर के साथ इफेक्टिव होता है और इनइफेक्टिव होता है हार्ड वाटर के साथ, ठीक है। ये देखो ये आपका एक सोप और डिटर्जेंट की अगर हम बात करें तो कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। इसकी बात करें, ये क्या है, आयनिक पार्ट है जिसको हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, और ये वाली जो चेन है ना, ये लॉन्ग चेन है, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड की लॉन्ग चेन बोलते हैं, और हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, मतलब ये पानी से डरता है ये वाला पार्ट, और ये वाला हाइड्रोफिलिक मतलब पानी के बिल्कुल एकदम प्यार करता है पानी से, ठीक है। ये आयनिक पार्ट हो गया, और ये क्या हो गया, ये हाइड्रोफोबिक हो गया। फोबिया होता है ना, फोबिक डर,
तो ये डरता है और ये प्यार करता है। हायोफिलिक मतलब प्यार करना। अब ये कैसे सोप वर्क कैसे करता है वो देखो थोड़ा सा। तो हमारा जो डर्ट, जो हमारी गंदगी होती है ना, शर्ट वर्ट जो कपड़े वपड़े के अंदर गंदगी वगैरह होती है, वो सब ज़्यादातर ऑयली होती है। नेचर के अंदर जितनी भी डर्ट है वो सारी ऑयली है। ऑयली है तो वो क्या करेगी, ऑयली होने की वजह से जो हमारा हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो तो डर्ट को अटैच करेगा, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक यानी पानी से डरता है। बट डर्ट को तो, ऑयल को तो वो जब पानी से डरेगा मतलब ऑयल को अट्रैक्ट करेगा तो वो ऑयल को अपने साथ चिपका लेता है। जो जबकि आयनिक एंड जो होता है वो पानी, थोड़ा सा पानी के साथ चिपक के रहता है। तो कुछ जो पानी से प्यार करता है तो वो पानी के साथ रहता है। हाइड्रोफोबिक पार्ट डर्ट से प्यार करता है, वो तो डर्ट के साथ रहता है। ठीक है, तो रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट बनता है हमारा मिसल्स। ये बन गया मिसल्स। कितनी जल्दी बन गया ना, देखो कैसा होता है। आपने साबुन लिया, साबुन लिया, ठीक है, साबुन के अंदर आपकी ये चैन है, ये चैन है। जैसी इस चैन, ये जो चैन है आपकी, एक पूरा ये क्या है आपका, सोप है, सोप या डिटर्जेंट का पार्टिकल है। इसका क्या हुआ, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पूरा पार्ट ये पानी से डरता है, ये वाला भी डरता है और ये डर्ट के पास जाता है। तो जब आपको डर्ट मिली तो ये एक सर्कल सा बना लेते हैं ऐसा करके। ठीक है, ये डर्ट मिली और इन्होंने क्या बनाया, सर्कल बना लिया कुछ इस प्रकार से। और जो इसको प्यार करने वाला पार्ट था वो तो इसके साथ आगे चिपक गया। यहाँ पे देखो, ये भी चिपक गया, ये भी चिपक गया, ये भी चिपक गया, ये भी चिपक गया, ये भी और ये भी। और जो इसके प्यार नहीं करता था, ये वाला पार्ट पानी के साथ रहता है। और जब पानी जब पानी को निचोड़ते हैं आप, कपड़े वपड़े निचोड़ते तो वो पानी के साथ ही चला जाता है, तो वो डर्ट को खींच के ले जाते हैं। यही क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप और डिटर्जेंट है, ऐसे ही वर्क करता है। ठीक है, कैसे वर्क करता है समझ में आ गया। अब देखो एक चीज़ और है, स्कम और होता है थोड़ा सा, स्कम के बारे में थोड़ा सा सुनो। जो मैग्नीशियम सॉल्ट होती है, क्या होती है, मैग्नीशियम सॉल्ट होती है और कैल्शियम सॉल्ट होती है, जो कि वाटर, हार्ड वाटर के अंदर प्रेजेंट होती है। कौन सी, मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट। ठीक है, वो रिएक्ट करती है सोप मॉलिक्यूल के साथ। हार्ड वाटर के अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट होती है, वो सोप के साथ रिएक्ट करती है। और इनसॉल्यूबल जो पार्ट बनता है इन दोनों की रिएक्शन के बाद जो पार्ट बनता है वो इनसॉल्यूबल प्रोडक्ट होता है। इनसॉल्यूबल मतलब सॉल्यूबल नहीं होता, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्कम बोलते हैं। समझ में आ गया, काम खत्म, पूरा चैप्टर फिनिश। थैंक यू। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। ठीक है, और पेपर के लिए फिर से एक बार ऑल द बेस्ट। 2 तारीख को पेपर है, पेपर ऐसा करके आना एकदम मज़ा आ जाने चाहिए। CBSE वाले ये बोलना चाहिए कि इस बार शायद मैंने इजी पेपर बना दिया। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है, अगर आप देखना चाहो तो देख लेना। ठीक है, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी की डेफिनेशन वगैरह वगैरह है। और ये क्या है, एटम, कार्बन, नोबल गैस की कन्फिग्रेशन कैसे अटेन करता है, कार्बन वगैरह वगैरह, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर 5 नंबर के क्वेश्चन भी है। ठीक है, और ये देख लेना अगर आप देखना चाहो तो। और ये थोड़ा सा ब्रीफ में है कार्बोनेट्स कंपाउंड के बारे में। आप एक बार रीड कर लेना तो आपको पूरा चैप्टर एक बार और रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर करते हैं, उनको भी तो पता लगे ना कि कैसे तुमने पढ़ा था 30 मिनट के अंदर चैप्टर, सॉरी 38 मिनट के अंदर। ठीक है, तो धन्यवाद।